दिल्ली में हमने आपको उसकी जिम्मेदारी बहुत भरोसे के साथ सौंपी थी। आप उसे किसी और हॉस्पिटल में कैसे जाने दे सकते हैं? कियारा मल्होत्रा ने रामास्वामी को डांटते हुए कहा। नक्को मैडम, उसको नहीं भेजा, वो तो मेरी एब्सेंस में चला गया। और मैडम, वो कोई ऐसे वैसे हॉस्पिटल में नहीं गया है, वो एम्स में गया है। आप टेंशन नको करिए मैडम, वहाँ मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, मैं उसको बोलेगा, वो राधिका का ध्यान अच्छे से रखेगा। रामास्वामी ने कियारा को समझाते हुए कहा। देखिए मिस्टर रामा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसका अच्छे से ध्यान रखें। वो तो मैं रखेगा मैडम, पर आपको एक बात समझ नहीं आता, आपके लिए वो पुअर लेडी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कभी कभी जिंदगी में जो आपने नहीं करते वो पराये कर जाते हैं। राधिका ने तो मेरे लिए वो किया है जो कभी कोई अपना नहीं करता। समाज के ताने और अपनों के कड़वे बोल से हमें बचाया है उसने। जब तक हम वापस नहीं आ जाते, आप उसका ख्याल रखिए। ओके मैडम। कॉल कट होने के बाद रामास्वामी ने सोचते हुए खुद से कहा, जहाँ तक हमको पता है राधिका को कुछ याद नहीं। फिर राधिका ने मैडम की कैसे हेल्प किया? दूसरी तरफ स्वाति कॉल पर रूहान से बातें करते हुए लिफ्ट से बाहर आई और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। आप वापस कब आ रहे हैं? रूहान ने कॉल पर बात करते हुए कहा। मुझे अभी वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए मैं तभी वापस आऊँगी, स्वाति ने कहा। क्या आपको अंकल के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ होंगे इस टाइम? वहाँ ने पूछा। रूहान, तुम अपने अंकल के बारे में मुझसे कोई बात न करो तो अच्छा है। अपनी बात खत्म करते ही स्वाति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। स्वाति ने देखा उसके फ्लैट का डोर अनलॉक है। चाबी तो इसकी मेरे पास है, फिर ये अनलॉक कैसे है? सोचते हुए स्वाति डोर ओपन कर अंदर गई। स्वाति ने अंदर आते ही देखा हॉल में कोई नहीं था। स्वाति ने आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल पर रखे फूड बॉक्स से चाकू ले लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। बेडरूम में जाते ही उसे एक शख्स दिखा जिसकी पीठ स्वाति की तरफ थी। वो दीवार पर टिकी स्वाति की फैमिली फोटो को देख रहा था, जिसमें स्वाति, राहुल और श्रेया थे। स्वाति बिना कुछ कहे धीमे कदमों से उसके करीब गई। जैसे ही स्वाति ने उसके करीब पहुंचकर चाकू से उसके ऊपर वार किया, तभी वो शख्स स्वाति की तरफ पलटा। इससे पहले स्वाति हाथ में पकड़े चाकू को उस शख्स के सीने में डालती, उस शख्स ने स्वाति के हाथ को हवा में ही रोक दिया। उस शख्स को देखकर स्वाति की आंखें बड़ी हो गई। 17 साल बाद वो इस चेहरे को देख रही थी। आप? स्वाति ने हैरानी से अपने सामने खड़े राहुल को देखते हुए कहा। जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मार ही डालो, राहुल ने स्वाति के हाथ से चाकू लेते हुए कहा। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ क्यों आए हैं? स्वाति ने गुस्से में कहा। पूछना तो मुझे भी तुमसे बहुत कुछ है, पर पहले तुम्हारे सवालों के जवाब देते हुआ मुझे तुम चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, राहुल ने स्वाति की कमर को अपने हाथों में भरते हुए कहा। दूर रहिए मुझसे, छोड़िए मुझे, स्वाति ने राहुल को खुद से दूर करते हुए कहा। राहुल ने स्वाति को पलटकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना फेस रखते हुए कहा। क्या तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर मरना चाहते हैं, जो इस उम्र में तुमसे शादी करने के सपने देख रहे हैं, तुम पर लाइन मार रहे हैं? बोलते हुए राहुल ने स्वाति की कमर पर अपनी को और कस लिया। आपको कैसे पता ये सब? तुमसे दूर होकर भी तेरे पास रहता हूँ, तुझे नज़र ना लगे किसी की, इसीलिए तुझ पर नज़र रखता हूँ। बोलते हुए राहुल ने स्वाति के गालों को अपने होठों से छू लिया। स्वाति ने राहुल के हाथ को झटका और उसे दूर होकर आंखों में आंसू लिए गुस्से में कहा। 17 साल पहले तो रिश्ता तोड़ गए थे ना आप, फिर क्यों आए हैं अब वापस? क्या चाहिए अब आपको मुझसे? आंखों से आंसू बह कर स्वाति के गाल पर आ गए थे। मुझे तुम चाहिए। बोलते हुए राहुल स्वाति के पास आ गया। स्वाति ने अपने दोनों हाथ राहुल के चेस्ट पर रख उसे धक्का देते हुए कहा। समझते क्या हैं आप खुद को? जब चाहा अपनी जिंदगी से निकाल दिया और जब चाहा शामिल कर लिया। राहुल ने स्वाति के दोनों हाथ पकड़ उसकी कमर से लगते हुए कहा। मैंने कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाला था, बस कुछ समय के लिए खुद से दूर किया था।
राहुल ने स्वाति को छोड़ा और डाइवोर्स पेपर उसके सामने बेड पर फेंकते हुए कहा, मैंने आज तक इस पेपर पर साइन नहीं किए, तो तुम आज भी मेरी हो। स्वाति ने पेपर्स उठाकर देखा, उस पर सच में राहुल के साइन नहीं थे। स्वाति की आंखों से आंसू निकलकर पेपर पर गिरने लगे। फिर आपने वो सब? स्वाति को बीच के रोकते हुए राहुल ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, वो मेरी मजबूरी थी, मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा, पर अब नहीं, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसी मजबूरी? स्वाति ने भीगी आंखों से राहुल को देखते हुए कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बोलते हुए राहुल ने स्वाति के माथे पर अपने होठ रख दिए। स्वाति ने अपनी आंखें बंद कर ली और राहुल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। 17 साल बाद वो राहुल के इतने करीब थी। राहुल ने भी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर बांध दिए। मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? स्वाति ने सिसकते हुए पूछा। कभी नहीं। स्वाति उससे अलग हुई तो उसकी साड़ी का पल्लू उसके शर्ट के बटन में अटक गया और उसके सीने से पल्लू नीचे उतर गया। स्वाति ने अपना पल्लू खींचना चाहा तो राहुल ने उसके पल्लू अपनी तरफ खींचा। उसके ऐसा करने से स्वाति राहुल की बाहों में आ गई। 17 साल की इस दूरी और तरफ को मैं आज खत्म करूंगा। बोलते हुए राहुल ने झुककर स्वाति को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे बेड पे रख कर खुद के ऊपर आ गया। राहुल ने जब अपनी शर्ट निकाली तो उसकी मस्कुलर चेस्ट देखकर स्वाति की आंखें बड़ी हो गई। वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। राहुल ने अपने होठ स्वाति के कान के पास ले जाकर धीरे मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, मुझे रोकना मत। अपनी बात खत्म करके ही वो उसे किस करने लगा। राहुल के प्यार करने के पेशेंस से उसकी तरफ दिख रही थी, जिससे वो इतना प्यार करता था। उसे 17 साल तक दूर रहने के बाद इतना वाइल्ड होना चाहता उसका जायज़ था। मुंबई में वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली वो तीनों ही लड़कियां आज इंडियन ड्रेस देख रही थी। झील और रीचा दोनों लॉन्ग गाउन टाइप फ्रॉक सूट देख रही थी। रीचा ने ड्रेसेस देखते हुए ही झील के कहा, तुम रूहान को पसंद करती हो? झील ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, ये तुमसे किसने कहा हम उन्हें पसंद करते हैं? किसी ने कहा नहीं है, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। रीचा ने झील को समझाते हुए कहा, नहीं, हम तो उन्हें नहीं सही से जानते भी नहीं। झील बोलने के बाद वापस से अपनी ड्रेस देखने लगी। तो वहीं झील की बात सुनकर रीचा ने सुकून भरी सांस ली। जब से उसने झील को रूहान की बाहों में देखा था, उसे तब से ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। झरना दूसरी तरफ ड्रेस देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से रीचा ने ये कहा कि विहान को इंडियन ड्रेस पसंद है, झरना तब से ही अपने लिए कुछ अच्छा सा इंडियन वेयर ढूंढ रही थी। उसकी नज़र एक वाइट कलर के लॉन्ग फ्रॉक सूट पर गई, जिसके ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडर्ड का वर्क किया हुआ था। झरना को ड्रेस बहुत पसंद आई। झरना उस ड्रेस के पास गई। जैसे ही उसने छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी टाइम एक हाथ और आगे आया और दोनों ने उस ड्रेस को एक साथ अपने हाथों में लिया। हाथों से हट कर दोनों की नज़र एक दूसरे पर गई। देखने में दोनों ही बला की खूबसूरत थी। एक दूसरे को देखकर दोनों ही स्माइल करने लगी। एक शख्स गर्ल ने उसके पास आकर कहा, मैम, अगर आप दोनों को ये ड्रेस पसंद है और आपको ये लेना है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। एक्चुअली ये अलर्ट पीस है। इस ड्रेस के स्टॉक हमारे पास अभी नहीं है। आधे घंटे बाद आपके ये सेम ड्रेस मिल जाएंगे। ठीक है, हम वेट कर लेंगे, दोनों ने एक साथ कहा और फिर से एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। ओके मैम। सेल्स गर्ल के जाने के बाद झरना ने हाथ आगे करते हुए, हाय, आई एम झरना, आई एम सांझ। सांझ ने झरना से एक हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। रीचा और झील जब दोनों के पास आई तो दोनों को बातें करते देखकर दोनों ने एक साथ कहा, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। झरना ने दोनों को सारी बातें एक्सप्लेन की। फिर वो चारों एक साथ कैंटीन में चली गई। कॉफ़ी की
सिप लेते हुए वो चारों एक दूसरे से बातें करने में लग गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले हुई है। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था न जाने दोनों कब से एक दूसरे को जानते हों। दिल्ली में राधिका हाथ में ट्रे लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी कि तभी कुछ गार्ड्स जो वहां पहरा दे रहे थे उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन थिएटर में रखने के लिए कहा गया है, राधिका ने कहा। उसकी टोन बहुत सॉफ्ट थी। आप दूसरे रास्ते से जाइए, आप यहाँ से नहीं जा सकती, एक गार्ड ने कहा। ऑपरेशन थिएटर तो सामने, फिर मैं राधिका की बात को बीच में काटते हुए उस गार्ड ने कहा, यहाँ सिर्फ उन्हें आने की परमिशन है जिनके पास पास है। क्या आपके पास कोई पास है? नहीं। तो फिर आप दूसरे रास्ते से जाइए, गार्ड ने कहा। तो राधिका उसकी बात मानकर वहां से चली गई। उसने जाते हुए पीछे पलटकर उस वीआईपी रूम को देखा जिसके कॉरिडोर में इतने सारे गार्ड तैनात थे। ये अमीर लोग भी ना हर जगह अपने बॉडीगार्ड साथ ही लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ते, राधिका ने मन ही मन खुद से कहा। मुंबई में सांझ मॉल की पार्किंग में थी और अभी कार की तरफ जाते जाते उसने कार की प्रेस करते हुए अब उसने अपनी कार को अनलॉक किया। शॉपिंग बैग कार की बैग सीट पर रख कर वो दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर जाकर जैसे ही बैठने को हुई तभी कुछ आवाज़ें सुनकर वो रुक गई। सांझ ने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई। कुछ लोग पिलर के पीछे छुपे हुए थे जो सांझ को देख रहे थे। सांझ को जब कोई नहीं दिखा तो वो वापस से बैठने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर गन पॉइंट कर दी। कौन है ये शख्स जिसने सांझ के सर पर गन पॉइंट किया?